वेलकम बैक टू स्मार्ट बाय सिंपलीफाइड चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोलस को। तो न्यूक्लियोलस आपको पता ही है, डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और किसी भी न्यूक्लियस में ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फंक्शन देखें तो इसने बनाने होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के सब यूनिट्स बनाने होते हैं, ठीक है। राइबोसोमल सब यूनिट्स ये बनाएगा, यानी कि राइबोसोम्स के पार्ट्स बनाएगा। अब जो न्यूक्लियोलस होता है ना, वो क्रोमोसोम्स पे जो NORs प्रेजेंट होते हैं ना, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, उस पे ये जो है न्यूक्लियोलस बनते हैं, ठीक है। ठीक है, आप समझ आ गया आपको। एक से दो कैसे हो सकते हैं कि क्रोमोसोम जो हैं उन पे कुछ सर्टेन साइट्स बनी होती हैं जिन्हें NORs बोलते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स, और उन जगहों पे क्या बनेंगे, न्यूक्लियोलस बनेंगे, यानी न्यूक्लियोलाई। अब जो NORs पे जो DNA होता है, वो DNA जो है बेसिकली राइबोसोमल RNA बना रहा होता है, समझ आ गई। उसके बाद अगर न्यूक्लियोलस की अगर आप डिटेल्स थोड़ी सी देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, इसमें ग्रैनुलर कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ फिब्रिल्स कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपको फिब्रिल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ DNA होंगे। ग्रैनुलर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं जो कि पहले ही बने होते हैं, यानी कि इस NORs ने जो NORs पे जो DNA पाया गया है वो इनकोड करता है RNA के, RNA का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो वो राइबोसोमल सब यूनिट्स, ठीक है। और कुछ फिब्रिल्स, जो कि फिब्रिल्स किससे बने होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल से बने होते हैं, राइबोसोमल RNA के रॉ मटेरियल्स, और कुछ एसोसिएटेड इससे जो प्रोटीन्स होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, फिब्रिल्स बनाती हैं। और फिब्रिल्स के कंपोनेंट्स ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो कि राइबोसोमल सब यूनिट्स पहले ही बने हुए हैं, और DNA मिलके क्या बनाता है, एक न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखेंगे क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन, जो कि इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्रोमैटिन को देखते हैं। क्रोमैटिन आपको पता ही है, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ एक दूसरे के ऊपर रैप हुआ होता है, और इतने लॉन्ग फीड DNA को ये इसको बड़े ऑर्गेनाइज करके रखता है। हालांकि थ्रेड्स की फॉर्म में होता है, लेकिन फिर भी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है। तो स्ट्रिंग लाइक आपको जो फाइबर्स नज़र आते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, क्रोमैटिन, ठीक है। हाँ जी, तो क्रोमैटिन जो होता है, ये जो फाइबर्स हैं आपको स्ट्रिंग लाइक नज़र आते हैं, ये DNA से बने होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन यहाँ पे होती है इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले साइड बॉक्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको फाइबर्स की सूरत में DNA नज़र आता है, वो तकरीबन 6 फीट लॉन्ग DNA होता है ईच सेल में, समझ आ गई। आगे वो 6 फीट लॉन्ग DNA जो है आगे मज़ीद सब डिवाइडेड हुआ होता है 46 मॉलिक्यूल्स में। ये 46 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ईच मॉलिक्यूल कितने इंच लॉन्ग होगा, 1.5 इंच लॉन्ग होगा। और इस तरह से इतना लॉन्ग जो आपको DNA है वो खूबसूरती के साथ इस न्यूक्लियस में रैप हुआ नज़र आएगा, इसके अंदर आपको नज़र आता है। उसके बाद कहता है जो क्रोमैटिन होते हैं वो जो है सीरीज़ ऑफ बीड्स से बने होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं, ठीक हो गया। तो जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो DNA को रैप करके रखते हैं अराउंड ए ग्रुप ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स। एक छोटी छोटी प्रोटीन्स की ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। उसको बोलते हैं उन प्रोटीन्स को हिस्टोन्स। तो यहाँ पे जो क्रोमैटिन है वो किससे बना है, DNA, और स्पेशल किस्म की जो प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन्स है। अब ये इतना सा फाइबर मैं काट के देखूँ तो मुझे क्या नज़र आता है इसके अंदर, तो आपको ये जो DNA का स्ट्रक्चर नज़र आता है, डबल हेलिक्स, ठीक है। वो कैसे लिपटा हुआ है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको मैं, चलें यहाँ पे दिखा देती हूँ, इसके ऊपर ही दिखा देती हूँ। ये वाला आपको किस तरह से नज़र आएगा, इस तरह। तो यहाँ पे जो है हिस्टोन्स प्रोटीन्स प्रेजेंट है। हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर लिपटे हुए जो DNA हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्रोमैटिन होता है आपको पता है फाइबर्स हैं ये। तो ये फाइबर्स जो होते हैं सेल डिवीजन के दरमियान आपको पता है ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। जब सेल डिवाइड होना होता है तो इन्होंने क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज होके इस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इस स्ट्रक्चर में, ठीक हो गया। इस स्ट्रक्चर में जब ये ऑर्गेनाइज होते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, इसके आर्म्स होते हैं जिसे हम क्रोमाटिड्स बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्रोमाटिड्स, ये वाले।
इसके आर्म्स को क्या बोलते हैं, एक ये आर्म है, ठीक हो गया, और एक ये आर्म है जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमाटिड, और एक सेंटर भी होता है जिसे हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। समझ आ गई। उसके बाद देखें साइड इंफॉर्मेशन यही है कि इसमें क्रोमैटिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है यू क्रोमैटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन जो होता है जेनेटिकली एक्टिव होता है, एक्टिव होने का मतलब ये क्या करेगा, आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसक्राइब कराएगा, ठीक है। आरएनए के बाद जो भी कोड होगा उससे एक प्रोटीन तैयार होगी। जबकि हेट्रोक्रोमैटिन वो होते हैं जो कि जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं, जब इनएक्टिव नहीं होंगे तो इन्होंने जो है जो ट्रांसक्रिप्शन वाला काम है वो नहीं करना। समझ आ गई। होप सो आपको ये लेक्चर आसान लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि जो क्रोमैटिन फाइबर्स की सूरत में होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है सेल डिवीजन के दौरान, किसमें, क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स के इस एक आर्म को हम बोलते हैं क्रोमाटिड, और ये दो आर्म बनाते हैं और ये क्रोमाटिड्स कहलाते हैं। और सेंटर में जो है एक पॉइंट भी होता है, इसे सेंट्रल स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ह्यूमन की स्पीशी में इनकी तादाद 46 होती है। ह्यूमन सेल में, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि वो सेल क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। जबकि गमीट जो होता है वो हैप्लॉइड होते हैं। गमीट जो बनते हैं ह्यूमंस में उनमें 46 क्रोमोसोम नहीं होते, बल्कि कितने होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है। जब वो गमीट फ्यूज होते हैं तो उसके बाद ये 46 आ जाते हैं। तो डिप्लॉइड सेल में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया। अब हम देखिए कुछ हम एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स की भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास आंट्स हो गया, राउंड वॉर्म्स हो गया। इनमें क्रोमोसोम्स जस्ट 2 होते हैं, सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या होता है कि 1000 से अबव क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 1000 से भी क्रॉस कर जाते हैं। उसमें एग्जांपल आ जाती है एक इंडियन फर्न की जिसका नाम है ओफियोग्लोसम रेडिकुलेटम, ठीक है। ये एक फर्न है, और ये फर्न क्या करता है, फर्न क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट है। पहले हमने एनिमल्स की एग्जांपल्स देखी हैं, अब हम यहाँ पे प्लांट की एग्जांपल देख रहे हैं। प्लांट में एक इंडियन फर्न ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम है जिसमें 1000 से भी अबव क्रोमोसोम्स हैं, कितने हैं, 12,060। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम्स ऑर्गेनिज्म, जानदारों की जो कम्प्लेक्सिटी है, पेचीदगी है, जो आपको इतनी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और चीज़ें आपको, ऑर्गन्स और इसके अलावा सिस्टम्स आपको देखने पड़ते हैं, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है क्रोमोसोम्स के साथ। क्रोमोसोम डजंट कोरिलेट विद द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। होप्स आपको ये लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो और आसान लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।